ओके बच्चों, तो पिछले सेशन में हमने वर्क डन का पूरा फंडा क्लियर कर लिया, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, वर्क और मैक्सिमम वर्क, डब्ल्यू और डब्ल्यू मैक्स दोनों के कर लिए, और बहुत अच्छी तरह वी हैड क्लियर्ड दिस विदाउट एनी डाउट व्हाटसोएवर कि डब्ल्यू कहाँ यूज करने का, डब्ल्यू मैक्स कहाँ यूज करने का। डब्ल्यू मैक्स कहाँ करेंगे? जहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइडियली ये दोनों वर्ड या एटलीस्ट रिवर्सिबल ये वर्ड तो हो, है कि नहीं, वहाँ पे डब्ल्यू मैक्स यूज करेंगे। फॉर्मूला हमने देख लिया, माइनस साइन मेंटेन्ड रहेगा फॉर्मूला, ये भी हमने देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाई दीज लॉज आर इंपॉर्टेंट। अब जब फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वहां पे तो आप फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं पढ़ोगे, वहां पे तो आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चालू करोगे। देयर इज अ जीरोथ लॉ आल्सो, पता है आपको? मतलब जब थर्मोडायनेमिक्स की पूरी कॉन्सेप्ट बनाई गई तो फर्स्ट सेकंड लॉ डिफाइन कर दिया गया, बाद में उनको एक और चीज मिली जो बहुत ही और फंडामेंटल थी, एक ऐसा ये पता चला, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ हीट बोलते हैं जिसको। तो उन्होंने बोला यार ये तो फर्स्ट के भी पहले आना चाहिए था, फर्स्ट लॉ तो बोल दिया है, तो उन्होंने जीरोथ लॉ बोला, ठीक है। मतलब उतना वो बेसिक हो जाता है। तो आज हम लोग उन चीज़ों की बात करेंगे, और we'll also talk about something that is not given here in the chemistry textbook but will be useful for you in the physics textbook, ठीक है ना। तो वो भी क्या आपको वहाँ पर काम आएगा। ओके बच्चों, चलो, तो कॉन्सेप्ट जो है वो है इंटरनल एनर्जी। पहला कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। प्लीज नोट, इंटरनल एनर्जी का सिंबल इज कैपिटल यू, नॉट ई। इट इज नॉट एनर्जी ई, नो, it is U. Everybody please note that. I hope everybody is paying attention to your screen here, okay. Internal energy, the symbol is capital U. Again, in many of the physics textbooks they will use the symbol E for energy. Please do not get confused, I am clarifying abhi, ठीक है। Every substance is associated with a definite amount of energy. This stored energy is internal energy denoted by U, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गया, ये एक डेफिनेशन हो गया किसका? इंटरनल एनर्जी। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस, बट अ मोर एक्यूरेट, मोर इंक्लूसिव टर्म, मोर इंक्लूसिव डेफिनेशन इज व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल वर्ड यूज मत करना, is the energy of the system which is made up of the kinetic and potential energies of the individual particles of the system. क्या बोला मैंने? काइनेटिक एंड पोटेंशियल, मतलब दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जी हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की लोगे, सिस्टम की एनर्जी मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल, इंटरनल, नाम से ही पता है इंटरनल एनर्जी। अब सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, कैन यू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? एंड द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एग्जैक्टली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इन अ सिस्टम। क्या बोला मैंने? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू मतलब फॉर अस, फॉर मी ऑल्सो, it is not possible for you to accurately find the exact amount of internal energy of a given system, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, इतने पार्टिकल, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर एक चीज, वाइब्रेशनल एनर्जी, उसका ट्रांसलेशनल मोशन, बहुत कुछ है ना उसमें। तो बोलोगे सर जो चीज हम ढूंढ ही नहीं सकते, हम अगर इंटरनल एनर्जी हमको पता ही नहीं चलती है फॉर एग्जाम्पल, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये सवाल आएगा, दैट यू आर सेइंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, व्हाई आर वी स्टडीइंग इट? सो हियर द इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कम्स इनटू पिक्चर, ओके। ध्यान से देखना जरा, ये आप लिख के रखेंगे ना साथ में बच्चों, टेक्स्ट बुक में ही लिखना ही। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वर्ड मत लिखो, यू ही लिख दो सीधा। U cannot be calculated. क्या बोला मैंने? U
कैनॉट बी कैलकुलेटेड, डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपका स्टार्टिंग जो कोई मटेरियल, जैसे मैं आपको बोलूं ये पेन है, ये पेन एक सब्सटेंस, एक मैटर है ना, इसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी है, ठीक है ना, राइट? तो इसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है आपको नहीं मालूम, यू डोंट नो हाउ मच इट स्टार्टेड विद। ऑल यू कैन नो और यू हैव द पोटेंशियल ऑफ नोइंग इज कि कितना चेंज हुआ। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई विल गिव यू, आप सुबह सुबह सो के उठे, सुनना बहुत ध्यान से, मस्त एग्जाम्पल है। मैं आपको हर बार ये बोलता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में द बेस्ट वे टू नो इज कंसिडर योरसेल्फ एज द सिस्टम। यस, ये याद है सबको, एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बोला ना, तुम गैस हो, तुम सिस्टम हो, ऐसा सोचो, है ना बच्चों? अब सुबह सुबह आप सो के उठे, आपने नाश्ता नहीं किया, आपके पास एनर्जी होती है थोड़ी बहुत कि नहीं होती है? बॉडी में होती है ना। कुछ लोग होते हैं ना सुबह सुबह उठ के डंबल मारने लगते हैं, है ना, योगा करने लगते हैं, कुछ जो भी है ना, हमारे जैसे होते हैं कुछ एकदम आलसी, ठीक है, पर थोड़ी बहुत एनर्जी तो होती है। इट मीन्स दैट आई एम द सिस्टम, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देयर इज नो वर्क डन ऑन मी, मेरे को बाहर से कोई एनर्जी मिली नहीं, मैंने ठूसा नहीं नाश्ता सुबह सुबह उठ के, बट फिर भी मेरे को उठ के खड़े होके जाके मुंह धोने की एनर्जी तो है ना, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी है, कितनी है आई डोंट नो। तो सोचना ध्यान से, आई डोंट नो माई वैल्यू ऑफ यू, कितनी इंटरनल एनर्जी आई डोंट नो, आई एम द सिस्टम। बट लेट्स से I like the moment I woke up, I will have my breakfast, okay, and in my breakfast I will have, let's say, 1000 calories. तो कितना हुआ? 1000 कैलोरी मैंने इंटेक किया, तो प्लस 1000 हुआ, समझ रहे हो बात? प्लस 1000 हुआ। वो नाश्ता करके मैं मेरे काम पे गया, आई वॉक्ड ऑल द वे टू माई ऑफिस और टू माई क्लिनिक एंड आई स्पेंड 500 कैलोरीज। तो आप चेंज बता पाओगे ना कि अच्छा ये मोटे ने 1000 कैलोरी खाया, ये 500 कैलोरी चला, है कि नहीं? तो नेट गेन कितना हुआ? 1000 इनटेक, 500, 1000 इन, 500 आउट, नेट कितना हुआ? 500 का गेन हुआ। बात समझ में आई? क्या आपको इनिशियल वैल्यू पता थी मेरी इंटरनल एनर्जी की? नहीं, बट क्या आपने चेंज बताया? हाँ। क्या ये बात क्लियर हुई? तो जब हम लोग सिस्टम की शुरुआत करते हैं तो हमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं पता, ना ही हमें उसे लेना देना है। हमें सिस्टम की शुरुआत की इंटरनल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या जानना है? हमें चेंज जानना है कि भाई सिस्टम पे समझो 10 जूल वर्क हुआ, बाहर से कंप्रेशन हुआ, सिस्टम पे 10 जूल वर्क हुआ, अच्छा प्लस 10, फिर सिस्टम ने 4 जूल वर्क किया एक्सपैंड करके गैस ने, अच्छा तो -4, तो प्लस 10 -4, ओवरऑल चेंज कितना हुआ? +6। क्या ये बात क्लियर हुई? एकदम मस्त, बेस्ट। ये तो वैसा भी हो गया कि और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब मैं आपको बोलूं कि मेरे बैंक अकाउंट में एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, तुमको नहीं जानने की जरूरत है कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है? मैं सबको बोलूं अच्छा एक काम करो 10-10 हज़ार रुपये मेरे को दे दो, ठीक है? अब 10 लोगों ने मिलकर मेरे को 10-10 हज़ार दे दिए, लाख रुपए आ गए, फिर मैंने 5-5 हज़ार वापस दे दिए किसी और को, तो आई कैन टेल यू द ट्रांजैक्शन। यू डोंट नीड टू नो माई इनिशियल अमाउंट ना, यू नीड टू नो ओनली माई ट्रांजैक्शन टू टेल मी सर आपको पूरे महीने में इतना गेन हुआ, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस हुआ। तुमको थोड़ी पता मुकेश अंबानी ने कितने पैसे से चालू किया था, तुमको तो उसका प्रॉफिट लॉस पता है ना, सुनने में आता है न्यूज में कि भाई 2 बिलियन कमाया, आधा बिलियन लॉस हो गया, राइट? सो दैट इज द आइडिया। यू डोंट नीड टू नो द इनिशियल वैल्यू, यू नीड टू नो द चेंज। आई होप ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ये एग्जाम्पल सबके दिमाग, बिकॉज मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स कम अप विद दिस क्वेश्चन, सर इफ वी डोंट नो द वैल्यू हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट। भाई तेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को सिर्फ चेंज जानने की जरूरत है, और वो चेंज यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई, डेल्टा यू इज u2 माइनस u1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ऑफ कोर्स, एंड बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये तो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। अगर पाथ पे डिपेंड करता तो क्या होता? पाथ फंक्शन होता। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेट पे। क्या है ये? स्टेट फंक्शन। ये भी क्लियर हुआ बच्चे लोग?
और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है ऑब्वियसली। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर करके रखना, इंटरनल एनर्जी इज अफेक्टेड मेनली, अगर मैं देखूं तो अफेक्टेड ओनली बाय टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टेम्परेचर बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई? If I increase the temperature, molecules are going to vibrate more, so their vibrational energy is going to increase, or they are going to travel faster, their kinetic energy is going to increase. Yes, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लॉजिकल बात कर रहा हूं बच्चों, ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, बहुत सिंपल चीज है। तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज फटाफट मार्क कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। Energy transferred to the system is added. Energy transferred from the system is removed. आप बोलोगे वाह क्या नया बताया, अरे ये तो बहुत बार किया ना लास्ट टाइम। वर्क पावर कन्वेंशन, वर्क और एनर्जी का कन्वेंशन हम लोग कर चुके हैं, कुछ नया नहीं, ठीक है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है या एनर्जी ट्रांसफर गिवन टू द सिस्टम है तो ऐड करो, फ्रॉम द सिस्टम है तो रिमूव करो। पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? इसको क्या करेंगे पॉजिटिव, इसको क्या करेंगे, इजी होगी। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए उन्होंने, आप खुद ही सोच लो। 30 किलो जूल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, आप बोलो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। 20 किलो जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। सिस्टम रिलीजेस 10 किलो जूल, मतलब -10 की +10, रिलीजेस बोला, -10 की +10, रिलीजेस क्या है, -10 की +10, -10। और परफॉर्म्स, सिस्टम परफॉर्म्स 15 किलो जूल ऑफ वर्क, तो -15 की +15, -15। किसने वर्क किया, सिस्टम ने किया, तो -10 -15 टोटल कितना हुआ, -25। कितना इजी, समझ में आया? बहुत ही आसान, ठीक है। ये तो मार्क करने की भी जरूरत नहीं, एकदम इजी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को, आई एम वेरी श्योर। ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं फर्स्ट लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ। बट फर्स्ट लॉ के पहले मैंने क्या बोला, मैं 0th लॉ भी पढ़ा दूंगा क्योंकि वो फिजिक्स में काम आने वाला है। 0th लॉ देखते हैं, और कहीं आपने 0th लॉ नहीं पढ़ा होगा ना अभी तक। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखने के लिए आपने मैथ्स में ना एक बेसिक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स करके एक बेसिक चीज पढ़ी होगी 11th के मैथ्स में आप लोगों ने, है ना, जिसमें आप वो ये सिखाया जाता है आपको कि एंगल ए अगर इक्वल टू एंगल बी है, इसका वैल्यू, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो बाय डिफॉल्ट एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू सेम हो जाती है। ये सिखाया गया ना आपको। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, राइट? सेम वे 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली नथिंग बट द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर। क्या है ये? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? इफ टेम्परेचर ऑफ ए या एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ बी और एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ सी, देन ए इज इक्वल टू सी। बस यही है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब क्या कि 3 कप चाय रखी है, फॉर एग्जाम्पल 3 कप चाय रखी हुई है, पहले कप का टेम्परेचर 40 है, दूसरे का भी 40 है, तो पहले और दूसरे का मैच कर रहा है। सेकेंड कप का 40 है, थर्ड कप का भी 40 है, तो सेकेंड और थर्ड का मैच कर रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड पे मेजर भी ना करूं तो मैं बोल सकता हूं कंफर्म कि ये दोनों सेम हो। हाउ स्टूपिड,
हाउ बेसिक इट इज, राइट? कुछ नहीं है, बड़ी चीज कहीं अप्लाई नहीं करने, कोई इक्वेशन नहीं, ऐसे ही है बस। आते हम लोग हमारे मेन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वो स्टेटमेंट है जो स्कूल में आप लोग बहुत फनी तरीके से, बहुत मजे से ऐसे फस फस बोलते थे ना, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, can be converted from one form to another, है ना? सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने रटा है ये इतना रटाया गया है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को कि आप इसको वैसे बोलते थे, जो वो इंश्योरेंस की एडवर्टाइज नहीं होती, इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, वैसा। तो आप वैसे बोलते थे इसको, बट ये लॉ आपके दिमाग में इतना फिट बैठा हुआ है सभी बच्चों के कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द ब्यूटी इज, हैप्पी पार्ट इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप बोलोगे सर आपका जीरोथ लॉ तो फालतू निकला, आपका फर्स्ट लॉ भी फालतू, मतलब फालतू एज इन इजी निकला। सही बात है बच्चों, तो ये तो जीरोथ लॉ क्या था, ए इज बी, बी इज सी, देयरफॉर ए इज सी। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो आता है ऑलरेडी आप सबको, बोलो हाँ कि ना, है ना? तो काफी फास्ट आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, तो चिंता नहीं करें। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस लॉ इन मेनी फॉर्म्स। तो आपने तो एक वाला किया ना, ये वाला आप सबने किया स्कूल में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सबको आता है। यस, अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट इज टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। है, ट्रू है ये बात, सही है ना? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सही बात है ना? ये इसी का एक अनदर फॉर्म हो गया ये, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, इसमें एक शाना बच्चा हर बैच में आता है, मेरे पास हर बैच में एक बच्चा आता है, शाना बच्चा मतलब अच्छी बात है, एक स्मार्ट बच्चा जरूर आता है। सर यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग सर, हाउ कैन इट्स एनर्जी रिमेन कांस्टेंट? आप में से कोई ऐसा सोच रहा है अगर, तो यहाँ पर फाइनाइट यूनिवर्स की बात हो रही है, नॉन यूनिवर्स, ठीक है ना? हम ये नहीं बोल रहे, और अगर एक्सपैंडिंग है भी तो उस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की अगर लिमिट्स इंक्रीज हो रही है ना, तो जितना यूनिवर्स है उसकी एनर्जी फिक्स है, समझा? अब मैं जब भी यूनिवर्स की बात करता हूँ मेरे को याद आता है हमारा अभिषेक उपमन्यु, सब ने देखा होगा ना उसका स्टैंड अप कॉमेडी, देखा है? इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, तो क्या करो, मैं जॉब छोड़ दूं? तो वाला यहाँ पे मतलब अप्लाई करना, ठीक है? यहाँ पे पढ़ना यूनिवर्स के बारे में कि भाई उसकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है बच्चों? मेरे आधे रेफरेंसेस तो तुम लोगों को समझते कि नहीं समझते, आई डाउट। मेरे को बड़े मजे आते हैं, मैं मजे लेता हूँ पढ़ाते हुए, बाकी तुमको जोक समझ में आएगी नहीं पता है। चलो, सो सीरियस नाउ, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऑफ कोर्स, यस। Then energy is not created nor destroyed, that is also true, and total energy of an isolated system is constant. Now please remember what was an isolated system, we did this at the beginning, right? मैंने एक थर्मस फ्लास्क में चाय का एग्जांपल आपको दिया था, जहां पर हीट इज नॉट लीविंग और एंटरिंग द सिस्टम, आई होप ये याद होगा। तो उस केस में भी सिस्टम की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है बच्चों, राइट? तो यहाँ पर ये तीनों मैंने क्यों मार्क किए, बिकॉज ये 2 मार्क के लिए एक ऐसे क्यों आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर लिख कर रखना, ऐसे क्यों आता है आपको 2 मार्क के लिए, एक्सप्रेस 3 और 4 स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ, ऐसे आता है बेटा। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में, ठीक है बच्चों? वो बोलता है कि फर्स्ट लॉ को 3 या 4 अलग अलग तरीके से लिखो, तो हर एक स्टेटमेंट का आधा आधा मार्क या बड़ी वाली स्टेटमेंट का 1 मार्क आपको। आई होप ये क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, बढ़िया। देन यू हैव, अब उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे,
काफी इंटरेस्टिंग। क्या बोला? फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। Suppose Q is the heat supplied to the system and W is the work done on the system. अच्छा, heat supplied to the system, positive की negative? Positive. Work done on the system, positive की negative? Positive. तो दोनों सिस्टम में ऐड होगा, ये भी बरोबर है, दोनों चीज सिस्टम में ऐड होगी। तो सिस्टम में ऐड होके कहां किधर जाएगी? दिस विल ऐड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मेक सेंस? अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ मी, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ पर्सन एज अ सिस्टम। सेम एग्जांपल, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू विद दैट एग्जांपल। मैं सुबह उठा, मेरा कुछ इंटरनल एनर्जी था, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, सो आई गॉट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, है ना? मैंने मस्त ब्रेड बटर खा लिया, पराठे खा लिए, आ गई 2000 कैलोरी आ गई, तो वो हीट गेन हुआ। कैलोरीज बेसिकली हीट ना, कैलोरी, जूल एंड लीटर एटमॉस्फेयर या डीएम क्यूब बार, तीनों इज एनर्जी, हीट। कोई भी ऐसा शब्द जो मैं बोल रहा हूं जो आपको चाइनीज साउंड कर रहा है तो प्लीज मुझे पूछो। एनर्जी के फॉर्म में मैंने उसको इंटेक किया तो 2000 कैलोरी ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद वर्क डन हुआ मेरे ऊपर, वापस कंप्रेशन भी हुआ, समझो, और 1000 कैलोरी हो गया, तो दोनों को ऐड किया ना, वो कहाँ गया? मेरे बॉडी के इंटरनल एनर्जी में स्टोर हुआ। बोलो हाँ कि ना? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे वर्क करूंगा। मैंने खाना खाया, क्यों खाया भाई? ताकि जब टाइम आए तो मैं काम कर सकूं ना, मैं आपके लेक्चर लूं, आपको पढ़ाऊं, मैं जाके पेशेंट का दांत तोड़ूं, ये सब करूंगा ना मैं। इसका मतलब कि जो एनर्जी मैंने गेन करी वो मैंने कहाँ स्टोर करके रखी? इंटरनली मैंने स्टोर करके रखी, जब टाइम आएगा तो उसको काम करेंगे। तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? whatever heat the system gained or whatever work was done on the system, both contributed to what? To internal energy. Did you get that? Yes or no? Again, to understand it in terms of the bank वाला example that I gave you, भाई पैसा कमा रहे हो आप, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया, आपने मुझे फीस दी, मैंने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, वो समझ लो मेरा इनपुट मतलब इनटेक आ गया, मैंने जमा कर दिया इंटरनल, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। फिर बैंक में जमा करके रखा, उसमें से इंटरेस्ट आया थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, बैंक वाले ने दिया मेरे को, ठीक है, मुझे एसएमएस आया कि भैया आपको 5% इंटरेस्ट दिया हमने, तो और ऐड हो गया उसमें, तो वो टोटल मेरी इनकम हो गई ना। अब इंटरनल एनर्जी वो भी बस वही फंडा। आप कोई भी एंगल से आप सोचोगे तो ये बहुत ही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चीज है, लॉजिकल चीज है ना बच्चों? तो यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल, इट इज डेल्टा यू। अगेन नोट, मैंने यू नहीं लिखा है, क्या लिखा है मैंने? डेल्टा यू। ये तो ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं ना कि आप चेंज बताओगे, ओरिजिनल अमाउंट नहीं बताओगे, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बहुत सिंपल। फॉर स्मॉल चिंटू चेंजेस क्या रहेगा? डी यू इज डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डेल्टा बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए जिसको हम मेजर करते हैं, और छोटे इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए क्या होता है? डी। पहले ही बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारी चीजें हमने डिस्कस की, अब ये याद होगा, है ना? तो ये इक्वेशन आपका बन जाता है किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। इसको मार्क करके प्यारा सा बॉक्स करके रखो, ठीक है? नाउ दिस फर्स्ट लॉ फॉर वेरियस प्रोसेसेस इज एक्सप्रेस डिफरेंटली। This first law for various processes is expressed differently, and try and understand this. Very interesting now. Again ये आपके short notes में भी आता है और
एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो सीटी वाले बच्चे तो बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है बच्चों। इक्वेशन बताओ क्या था, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन बोलो। इक्वेशन क्या था भैया? सो डेल्टा यू वाज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड? हम लोगों ने आइसोबारिक, आइसोकोरिक, है ना, आइसोथर्मल, ये सब किए ना बच्चों। अब देखो सारे कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होंगे देखना, ठीक है। चलो देखते हैं। हम पहले करें आइसोथर्मल। क्या किया हमने? आइसो। दूसरा क्या था हमारा? आइसो। तीसरा हमारा आइसो कोरिक। चौथा हमारा एडिया बैट। और पांचवा हमारा रिवर्सिबल था। याद है सबको ये? नाउ isothermal we had said that change in temperature will be 0, मतलब no change in temperature। बट आज क्या नया सीखा कि टेम्परेचर से क्या रिलेटेड था बताओ? मैंने क्या बताया था? व्हाट इज द ओनली थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय ओनली टेम्परेचर? याद आया? हाँ, तो अगर इंटरनल एनर्जी भी तो 0 हो जाएगी ना आइसोथर्मल में, तो अब ये इक्वेशन आइसोथर्मल के लिए कैसा बन जाएगा? समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं कि ये इक्वेशन अब फॉर आइसोथर्मल कैसा दिखेगा बताओ? तो डेल्टा यू की जगह 0 कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या माइनस Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। समझा? 0 इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू हो गया ना। क्या ये बात सबको समझ में आई? सिर्फ मैंने क्या किया, डेल्टा यू को 0 लिख दिया, ऐसे अप्लाई किया बच्चों। सो 0 इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। तो क्वेश्चन में अगर आइसोथर्म, तो देखो तुम लोग एक इक्वेशन याद करोगे क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, बट क्वेश्चन में आइसोथर्मल दिया है तो वो इक्वेशन नहीं करोगे, उसका ये फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज करना है वो देखना। आई होप ये क्लियर हो। अच्छा, आइसोकोरिक पे आते हैं। आइसोकोरिक पे, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट बच्चों। तो डेल्टा वी इक्वल टू 0। वर्क डन क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? आप बोलो सर वर्क डन तो P डेल्टा वी था, माइनस साइन के साथ। ऑफ कोर्स वर्क डन P डेल्टा वी था। अगर डेल्टा वी 0 तो W भी 0 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है ये अभी। तो अब बताओ क्या हुआ? तो डेल्टा U विल बी ओनली Q। समझ गए बात को? बोलो हाँ कि ना? है ना? ये तो वैसा हो गया कि मैंने 1000 कैलोरीज कंज्यूम किया और जाके सो गया, मैंने वर्क डन किया ही नहीं, तो जितनी कैलोरी कंज्यूम की वो मेरी इंटरनल एनर्जी बन गई, वर्क डन मैंने नहीं किया। यही बात हो गई ना, सिंपल। एडियाबैटिक में क्या था बताओ? तो Q 0 था सर, यानी कि डेल्टा U वाज इक्वल टू W। यहां पे उल्टा हो गया कि नाश्ता नहीं मिला फिर भी काम करना पड़ रहा है, मतलब हीट बाहर से कुछ मिली नहीं, कोई सप्लाई नहीं आई, बट वर्क करना पड़ रहा है। ये भी समझ में आ गया होगा। और आइसोबारिक सबसे प्यारा है क्योंकि ये जो एक्चुअल इक्वेशन आपको पढ़ाया जाता है ना, ये आइसोबारिक कंडीशंस के लिए, मतलब नॉर्मल। तो इसमें से नॉर्मल कौन सा है? एक्चुअली आइसोबारिक है। क्या कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों है? ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, क्योंकि सारे थर्मोडायनामिक एक्सपेरिमेंट्स या कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप कहाँ कैरी आउट करते हो? लेबोरेटरी में, जहां पर आप सांस ले रहे हो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। तो क्या चीज कांस्टेंट है? आपका प्रेशर कांस्टेंट है ना, 1 बार। तो आपके जनरली जो सारे प्रोसेस आप कैरी आउट कर रहे हो कौन से? वो आइसोबारिक है, राइट? तो जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन वो कौन से कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है बच्चों? वो आइसोबारिक के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात सबको समझ में आई? प्यारी बात है कि नहीं? तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, जो जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन का, वो कौन से किसके लिए एप्लीकेबल है? एज इट इज, वो आइसोबारिक के लिए एज इट इज एप्लीकेबल है। और फिर आपको उसमें चेंजेस करने हैं डिपेंडिंग वेदर दे से आइसोथर्मल, और है ना, अगर वो वैक्यूम में बोलते हैं तो आप बोलते हैं अच्छा फिर से वर्क डन 0 हो गया, तो एडियाबैटिक वाला ही अप्लाई हो जाएगा, है ना बच्चों?
तो वो सारी, तो ये वेरिएशन हो गए फर्स्ट लॉ इक्वेशन के, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इक्वेशन के ये हो गए वेरिएशन। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ अगेन इनटू द मार्किंग्स, आई जस्ट डायरेक्टली मार्क द हेडिंग एंड द इक्वेशन। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। ओके, अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना जी बार। Q0 होता है ना एडियाबैटिक में, तो ये देखो गोचू लोगों ने माइनस डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ऐसा प्लस ही लिख देते, डेल्टा यू और डब्ल्यू एक ही बात है, ऐसा लिख देते। आइसोकोरिक, तो W इज आइसोकोरिक में V इज 0 और रादर डेल्टा V इज 0, तो डेल्टा U इज Q। नाउ व्हाई हैव दे रिटन QV? ये जो V है व्हाट डज इट इंडिकेट? तो एट बरोबर ना। अब बोलोगे सर ये क्यों? तो फिजिक्स में आप लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज नाम का एक फंडा पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा या सबको आता है ना? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऐसा कुछ है फिजिक्स में, जहां पर आपको स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है बच्चों। तो QP अगर मैंने लिखा तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता, और QV अगर मैं लिख रहा हूं तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता। क्यों ये बता रहा हूं आपको मैं? यहां देखो क्या है ये दिख रहा है बच्चों? QP देखो मिला ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, सिंपल। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में क्या था? प्रेशर इज कांस्टेंट, तो नॉर्मल जो इक्वेशन है। अच्छा यहां देखना, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W किया उन लोग ने, पर इक्वेशन को चेंज कैसे किया है, इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे किया? जस्ट ये जरा थोड़ा देखते हैं हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन कर रहे थे? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V है ना बच्चों, और फर्स्ट लॉ को कैसे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, बरोबर है। P एक्सटर्नल डेल्टा V को यहां लेके आओ इस तरह से, Q और QP और डेल्टा U को Q माइनस P, no I think they have made one mistake here, wait, हाँ बराबर, ठीक करेक्ट, नहीं बराबर, सॉरी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उनको ने बस वो W का जो फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का उसको रिप्लेस किया, ठीक है ना, इस तरह से। ऑब्वियसली W की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को पता चल ही जाएगी ना, और नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में एक्सपेंशन या कंप्रेशन लिखा होगा गैस के फॉर्म में, ऑफ कोर्स हम लोगों को पता चल जाएगा। यस, सो यहां पर हमारा इक्वेशन बन जाता है QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना। तो डेल्टा U इज QP माइनस P डेल्टा V, बस इक्वेशन को चेंज करके यहां पे लिखे जो मैंने लिखा था। यहां पर हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखने से पहले अ न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज एंथैल्पी। New term that is introduced is enthalpy of the system. अब enthalpy of the system बच्चों is denoted by the symbol H। कैसे डिनोट करते हैं? H. What is this? देखते हैं, ये है बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
क्या है ये? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आई? टेक द सेम एग्जांपल दैट आई हैव बीन गिविंग यू। वही मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है, मैंने पैसे लिए, जमा किए, आ गया, उस पर इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ओके, सब कुछ मिलाकर मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मतलब मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा। अच्छा, ऐसे करते गया मैं, आई डिपॉजिटेड सम मनी, आई गॉट द इंटरेस्ट एंड देन आई स्पेंट सम मनी, ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। सब मिला के एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल मेक वन फाइनेंशियल रिपोर्ट वेयर आई कैन गिव यू अ सम टोटल ऑफ व्हाट हैपेंड, कितना अंदर गया, कितना बाहर आया, एक सम टोटल दे सकता हूँ, जिसको आप बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। तो जो सम टोटल मैं दूंगा ना आपको, टोटल, कि भाई इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ी, इतना वर्क किया, इतना हीट आया, इतना हीट लॉस किया, वो सारा जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके जो फाइनल नंबर बनता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स इट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डिड यू गेट दैट? टेल मी यस और टोटल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या थी? वो इनहेरेंट थी सिस्टम में, ठीक है। एंथैल्पी क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की एनर्जी। तो आपका ये तुरंत सवाल आएगा कि सर इंटरनल एनर्जी में भी तो वर्क डन आ रहा था, आपका ये क्वेश्चन आएगा। आप बोलोगे सर इंटरनल एनर्जी में तो वर्क डन का कंट्रीब्यूशन था, बोलो हाँ कि ना? बात तो सही है। और आप बोल रहे हो एंथैल्पी में भी वर्क डन का कंट्रीब्यूशन है। ट्रू, जो आपने समझा वो आपने करेक्ट समझा। इंटरनल एनर्जी में भी, इंटरनल एनर्जी के चेंज में भी वर्क डन का कंट्रीब्यूशन था, और एंथैल्पी में भी वर्क का कंट्रीब्यूशन है। आप सही सोच रहे हो, सही समझ रहे हो, ठीक है बच्चों। दोनों में वो वर्क डन, इसलिए हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया, पूरा डिटेल में कवर किया, है ना। अच्छा, तो एंथैल्पी यानी कि टोटल एनर्जी आप समझ गए, तो इसके बेसिस पे आप सेकेंड लॉ को समझो। इसके बेसिस पे आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझो। क्या बोलता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? अगेन मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा उसको स्टेटमेंट फॉर्म। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सॉरी सर, P डेल्टा V, यानी कि एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ क्या? सिंपल। अब ये क्यों आया, कैसे आया, लेट्स सी। Enthalpy of a system is the sum of the internal energy and the energy that is equivalent to pressure, volume, work। PV वर्क हम लोगों ने ऑलरेडी किया, dm क्यूब बार, उसको जूल में कैसा कन्वर्ट किया वो भी देखा। ओके, वो बोलता है कि H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अच्छा, ये डेफिनेशन हो गया आपका एंथैल्पी का, मार्क करके रखना, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। सो देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H कैसे देंगे आप? तो आप बोलेंगे एंथैल्पी का चेंज इज इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस पीवी का चेंज, बरोबर ना। एंथैल्पी का चेंज इज इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस पीवी का चेंज, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2 माइनस U1 प्लस P1V1। So U2 minus U1 plus P2V2 minus P1V1. So delta U is equal to P delta V. Correct? In simple terms, H is equal to U plus PV.
तो डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, करेक्ट। जिनको नहीं समझा वो ऐसे देखो, एंथैल्पी वॉज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, समझेगी नहीं समझे तो सब में डेल्टा लगा दो बच्चों, सब में डेल्टा लगा दो। तो मैं थर्मोडायनामिक्स की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी मैंने। तो डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। तो अब बोलोगे सर यहाँ पर आपने डेल्टा पी वी लिखा और यहाँ पे आपने पी डेल्टा वी लिखा है, ये फर्क कहाँ से आया? स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या थोड़ी देर पहले कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस किसके लिए एप्लीकेबल है? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, किसके लिए एप्लीकेबल है? आइसोबारिक के लिए एप्लीकेबल। तो प्रेशर को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, तो डेल्टा पीवी की जगह मैं बोलूंगा पी डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम बदल सकता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है इक्वेशन का। क्या ये बात समझ में आई? बस यही सोचना है आपको। तो ये आपका मेन इक्वेशन बन जाता है। देखो बस प्यारा सा बॉक्स करके आप रखेंगे, मार्क करके इसको। ये क्या बन गया आपका? इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा यहां पर उन्होंने समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा ये समझाया है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है तो आप क्यूपी बोलेंगे, हीट को, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्यूपी बोलेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो रही है तो आप हीट को क्या बोलेंगे? क्यूवी, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को अपन नोट करेंगे। क्या बोलता है? QP QV, QP इज डेल्टा H, QV इज डेल्टा U। पहले ये क्लियर कर लो। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट? डेल्टा H, एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा U, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ये दोनों क्लियर है बच्चों? इससे आपको क्या पता चला? डेल्टा H और डेल्टा U में से बड़ा कौन है, वैल्यू में बड़ा कौन है? डेल्टा H ऑब्वियसली बड़ा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा H के अंदर ही डेल्टा U आ रहा है, करेक्ट बोल रहा हूं? डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस समथिंग, है ना। तो डेल्टा H बड़ा है तो QP बड़ा है। तो आपको समझो इस पानी को एट कांस्टेंट प्रेशर हीट करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट करना है, तो ज्यादा एनर्जी लगने वाली, जो ज्यादा हीट लगेगी, कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट करना है तो ज्यादा हीट लगेगी। सोचो बात, सवाल समझ में आया? प्रैक्टिकली अप्लाई करने को बोल रहा हूं। मैंने आपको पानी दिया, बोला इसको बॉईल करो, है ना। हीट रिक्वायर्ड कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा लगेगी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में ज्यादा लगेगी? पहले ये सोच के बताओ। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा लगे, क्यूपी की वैल्यू बड़ी है। क्यू क्या है? हीट है ना। क्यूपी की वैल्यू बड़ी है तो कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट लगेगी। बात समझ में आ रही है? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्रैक्टिकली कैसे करोगे इसको? मैंने आपको पानी दिया, मैंने बोला एक वेसल, एक पतीला, उसमें डालो। पतीले को खुला रखा तो क्यूपी होता है कि नहीं होता? थोड़ी देर पहले क्या बोला था? सब जगह बाहर कांस्टेंट प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर, तुम सांस ले रहे हो ना। तो एक वेसल है तुम्हारे किचन में, गैस पे रखा हुआ, उसमें पानी गर्म हो रहा है, तो उसके ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और तुम्हारे ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कांस्टेंट है ना। समझे कि नहीं समझे गधे बच्चों? तो समझो मैं ऐसे बोलूं कि ओपन वेसल में अगर हीट कर रहे हो तो क्यूपी होगा, और क्लोज्ड वेसल में अगर हीट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? तुम उसकी वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दे रहे हो, अंदर ट्रैप करके रख रहे हो। सही बात है? तो किस केस में, अब देखो प्रैक्टिकली अप्लाई करो ना, देखो किस केस में कम हीट लगेगी?
तुमको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कौन से दोनों में से कौन से केस में कम हीट लगने वाली है बताओ? QV की QP? ऑब्वियसली QV। अभी हाँ, इसका मतलब कि क्लोज्ड वेसल में खाना जल्दी पकेगा कि ओपन वेसल में पकेगा गधो? हाँ, कम हीट, गैस की बचत होगी। इसलिए बोलते हैं, आपको ये सिखाया गया स्कूल में, बट शायद तो उस वक्त समझ में नहीं आया होगा, आज समझ में आया होगा पहली बार कि अच्छा इसलिए बोलते थे कि कुकर में खाना पकाने से या बंद करके खाना पकाने से, वेसल को बंद करके खाना पकाने से हीट की बचत होती है, गैस की बचत होती है। गया बुद्धि में? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गैस का बिल कम आएगा, समझे? यस, ऐसे सोचना है, ठीक है बच्चों? इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपको समझ में आता है कि भाई हाँ ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, सही बात है, राइट? और ये करके देखना, अगेन आप पानी लो भाई थोड़ा सा, हाँ, और टाइमर लगाओ ओपन वेसल में कितना जल्दी हीट होता है और क्लोज वेसल में। ऑब्वियसली क्लोज वेसल में जल्दी हीट हो जाएगा, क्योंकि हीट आप उसकी ट्रैप हो रही है ना अंदर, और वॉल्यूम आप बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो कम हीट में वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है? टाइम से ज्यादा इट्स द मैटर ऑफ हाउ मच एनर्जी इट रिक्वायर्स। तो आई होप ये तो इसमें कोई अभी किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा H and QP both are state functions. Why did I mark this with another color? ये CET या MCQ point of view से मैंने क्यों मार्क किया? हाँ, एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन होती है जनरली। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? पाथ फंक्शन होती है ना? आपने लंबा रास्ता लिया तो आपकी ज्यादा एनर्जी खर्च हुई है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। और एंथैल्पी को मैंने कैसे डिफाइन किया? टोटल एनर्जी ही बोला, तो एंथैल्पी पाथ फंक्शन होनी चाहिए थी, है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पर एंथैल्पी को जब आप हीट से इक्वेट कर देते हो, हीट एंटरिंग द सिस्टम लीविंग द सिस्टम, वो स्टेट फंक्शन बन जाता है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज ये एक्सेप्शन है। बात समझ में आई? तो एंथैल्पी और क्यूपी दोनों ये क्या है? स्टेट फंक्शन है, नॉट पाथ फंक्शन। क्लियर? इंपॉर्टेंट लाइन है, अलग कलर से अलग से मार्क करके रखना, ऐसे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन आता है। जैसे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में हमने देखा था, सीईटी वाले बच्चों को पता होगा ना, ये हमने देखा एग्जांपल्स जो हमको दिए थे ना, किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, सीधा सीधा पूछ लिया था, यूनिक स्टेटमेंट्स। So now we know this, we know delta H is equal to P delta V. Of course we know this. P delta V को I can write as P V2 minus V1. P delta V को I can write as P V2 minus V1. ठीक है? तो मैं यहाँ लेके आता हूँ ताकि लिख सकूँ। ओके, सो आई नो, इसका आगे का डेरिवेशन लिखता हूँ मैं, देखो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P, डेल्टा V क्या है? V2 माइनस V1 है, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यस, पता है सबको। अच्छा, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम क्या था? nRT बाय P। तो V1 को मैं बोलूँ N1 RT बाय P, क्योंकि प्रेशर तो मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं बच्चों, R तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर कांस्टेंट है ही इन दिस केस, है ना? तो मेरा वॉल्यूम किससे बदल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा लॉ? एवोगैड्रोस लॉ, याद है ना? बेसिक्स में किया था। V2 की जगह क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे N2 RT बाय P, है कि नहीं बच्चों? तो सब्स्टिट्यूट करो जरा, सब्स्टिट्यूट करो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस
P N2RT माइनस N1RT, दोनों का डिनोमिनेटर P ही था, कॉमन हो गया, P और P क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और N2 माइनस N1RT को कॉमन ले लिया मैंने। क्या ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, बात क्लियर होगी ना? डेल्टा NRT क्या है? डेल्टा N क्या है? ये डेल्टा N, here this delta N you have to understand, where delta N is the change in gaseous, this word is very important, only gases, gaseous number of, यानी प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं, वो डिफरेंस विल बिकम डेल्टा एन। आर तो आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपको पता है टेम्परेचर। बोलोगे सर ये क्यों, इसकी क्या जरूरत है? अभी तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात कर रहे थे? वर्क डन कैलकुलेट करते थे, हमेशा हम लोग एक ही बात करते थे, गैस, कंटेनर, पिस्टन, करेक्ट ना? पर हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। सो वी हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? हमें ये भी जानने की जरूरत है हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, yes or no? So whenever there is a chemical reaction given where you can calculate the change in number of moles, किसके? गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्या? सॉलिड नहीं गिनने का, लिक्विड नहीं गिनने का, ये नोट करना। तो वहां पर आप ये वाला इक्वेशन लगाओगे टू फाइंड आउट द एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल लेता हूं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूं, सपोज आई टेल यू दैट मीथेन वाज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। इसको हम लोग कंबशन बोलते हैं, बाय द वे, पता है ना? प्रोडक्ट क्या बनता है? बचपन से कर रहे हो ये तो। प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 प्लस H2। बैलेंस करो बच्चों, ये 2 ये 2, बरोबर की बात? अच्छा, अब इसमें क्या देखना है कि मीथेन गैस होती है, बोलो हाँ कि ना? ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और वाटर नॉर्मली लिक्विड होता है, करेक्ट? ये स्टैंडर्ड स्टेट्स हो गया। क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड स्टेट्स हो गए। अब मुझे आप बता सकते हो कि मैं डेल्टा एन में लिक्विड वाटर को गिनूं कि नहीं गिनूं? पहले ये बताओ। डेल्टा एन कैलकुलेट करते वक्त मुझे लिक्विड वाटर को लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। मैंने क्लियरली बोल दिया ना, गैसियस। दिख रहा है आपको यहां पे स्क्रीन पे? तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हुई बताओ? ये कितने मोल था? 1। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल थे? 1 + 2 यानी कि 3। कितना हुआ बच्चों? -2। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुई बात? एंड आई एम सेइंग, मैं आपको ऐसा बोलूं कि समझो दिस वाज हैपनिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आप इजीली मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी आप बता सकते हो? हाँ सर, इट विल बी डेल्टा यू -2 इंटू 8.314 इंटू 373। सिंपल है ना? सो आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जहां पर आप गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात अगर कर रहे हो, so there you will have the change of number of moles. उसमें क्या करना है इंपॉर्टेंट? क्लियर हुई ना बात?
ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, बहुत बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि अगर रिएक्शन बोला हुआ है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, राइट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस आइडिया? कैन यू अंडरस्टैंड कि सर इक्वेशन को तो आपने, सेकंड लॉ के इक्वेशन को तो आपने ऐसा लिखा था, है कि नहीं? ये लिखा था ना, और अभी आप बोल रहे हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। क्या इसका ये मतलब हम लोग मान लें कि पी डेल्टा वी और डेल्टा एन आर टी सेम है? बोलो हाँ कि ना, हेंस प्रूव हो गया। बड़ा बोलोगे सर पी डेल्टा वी तो वर्क डन था, तो डेल्टा एन आर टी भी वर्क डन हो जाएगा? मैं बोलूंगा हाँ, तो वर्क डन का और एक फॉर्मूला मिल गया। बोलो यस और नो। कितने फॉर्मूले पता हो गए अभी आपको वर्क डन के? W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू एन आर टी लॉग V2 बाई V1 और P1 बाई P2, एंड तीसरा W इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। नोटिस यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, W इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, माइनस नहीं। तो वर्क डन के आपको 3 फंडे मिल गए। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा सर आपको आपने 3 फंडे दे दिए, हम कंफ्यूज हो गए, कहां पे कौन सा वाला यूज करें? ये आया क्वेश्चन, आ रहा है दिमाग में कि वर्क के लिए मैं कौन सा यूज करूं? तो वो भी क्लियर कर देता हूं, कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा मैं, टेंशन मत लो, हर एक चीज कवर कर रहे हैं अपन, ध्यान से सुनना से। मैंने आपको वर्क बोला कि भाई माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसमें किसी को डाउट है? नहीं। W मैक्स बोला माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाई V1, इसमें किसी को डाउट है बच्चों? नहीं। अब मैं आपको बोल रहा हूं W इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ठीक। ये वाला कब यूज करेंगे? जब भाई गैस दी होगी, पिस्टन, कंटेनर, ये सब टाइम पास वाला दिया होगा ना, गैस, पिस्टन, कंटेनर, तो चुपचाप क्या यूज करेंगे? W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बहुत इजी, क्वेश्चन को पढ़ना आ जाएगा। W मैक्स ये तो अब आप मतलब अब नींद में से उठा के पूछूंगा तो भी बता दोगे क्या है, और केमिकल रिएक्शन दिया होगा तो आप यूज करेंगे। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ की। क्वेश्चन में गैस, पिस्टन, फिस्टन ये सब नहीं दिया है, केमिकल रिएक्शन दिया है, तब W इज इक्वल टू डेल्टा एन। अभी एक एग्जांपल दिया ना मैंने, मीथेन को बर्न किया, भाई बताओ कितना वर्क हुआ, राइट? तो वहां तो ना मैंने आपको प्रेशर की वैल्यू दी, ना चेंज इन वॉल्यूम बताया, कुछ नहीं बताया। तो अब कैसे करोगे आप? डेल्टा एन आर टी से करोगे। तो क्या सवाल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और इसमें काफी क्लैरिटी आई होप सभी बच्चों को आ गई है। बोलो यस और नो। बढ़िया, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत इजी एग्जांपल, मतलब मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल है, आ जाएगा आपको। 2C प्लस 3H2 गिव C2H6। क्या दिया है? इक्वेशन दिया है ना, केमिकल रिएक्शन दिया है। कौन सा वाला फंडा यूज करेंगे वर्क के लिए? आप डेल्टा एनआरटी वाला फंडा यूज करेंगे, पहली बात, या क्लैरिटी के साथ। अच्छा, ये बोल रहा है भाई कैलकुलेट डेल्टा यू, जबकि इसमें डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, बाकी वैल्यू सारी दी है ना, टेम्परेचर दे मेंशन, आर दे मेंशन। हाउ डू कैलकुलेट एनजी? सिर्फ ये ध्यान से देखना है। शुड आई इंक्लूड कार्बन? नो। व्हाई? डिड आई डिड नॉट इंक्लूड कार्बन? बिकॉज इट्स गिवन एज सॉलिड। हमको क्या करना है? गैसेस, गैसेस, है कि नहीं? अच्छा, सवाल ये किसी बच्चे ने क्यों नहीं पूछा कि सर सॉलिड लिक्विड को आपने रिजेक्ट किया तो क्यों? नहीं पूछा किसी बच्चे ने, क्यों रिजेक्ट किया हमने सॉलिड और लिक्विड को?
वी डिराइव्ड इट फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज ट्रू, बट सॉलिड और लिक्विड में चेंज इन वॉल्यूम तो होती ही नहीं ना। ये बॉटल मैंने ली, इसको मैं कितना भी हीट कर लूं, कितना नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम होगा, ये गैस बन जाएगी क्या? नहीं। तो जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो सॉलिड और लिक्विड में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो डेल्टा वी जीरो होता है ऑलमोस्ट। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? जीरो। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हम लोग सॉलिड और लिक्विड को पहले रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, सबको बात समझ आ गई? हम बात करते गैस, क्योंकि गैसेस को क्या है, थोड़ा सा हीट किया एक्सपैंड हो गए, थोड़ा सा कूल डाउन किया कंप्रेस हो गए, चेंज इन वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है, तो वो वर्क डन में उनका कंट्रीब्यूशन आता है ना। सॉलिड और लिक्विड का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आता। आई होप ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो यहां पर हम लोग कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे जब हम लोग ये कर रहे हैं डेल्टा एन निकाल रहे हैं तब। तो डेल्टा एन क्या आ गया आपका? -2 आ गया। कैसे? देखो यहाँ पर ये 1 मोल है और यहाँ पर ये 3 मोल है, 1 - 3 -2 आ गया। सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच दिया है, डेल्टा यू ढूंढना है, डेल्टा एन आर और टी, ये 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। इतना इजी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, है ना। और अब आगे से, अभी हम लोग के गैस वाले हो गए लास्ट, पहले कर लिए थे हमने पूरे। अब इसके बाद से आगे से जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो कौन से करनी है, जहां पर केमिकल रिएक्शन दिया। अब हम लोग एक्चुअल केमिस्ट्री के पार्ट में आ गए। समझ सकते हो आप लोग? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। वी लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। वी लर्न जीरोथ लॉ, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज सीखी। अब इसको हम लोग अगली बार न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। Then we'll study entropy and third law. Then we'll finish off the chapter. Okay.